मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और लाखों लोगों के दिलों पर अपना एक छाप छोड़ा है। साथ ही होती है उनके जीवन सफर से हम आपको कराते हैं रूबरू। उनके साथ होती है हमारी कुछ खट्टी मीठी बातें अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए आज देखते हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के ऐसे ग्रुप से जिन्होंने 2018 में जो है अपने ग्रुप की स्थापना की। मां धारी देवी फोक आर्ट्स ग्रुप के तहत जो है रमेश उप्रेती और हरीश शर्मा ने एक पहल की और अपने वाद्य यंत्रों को बचाने की मुहिम को छेड़ते हुए एक ग्रुप तैयार किया दिल्ली एनसीआर में। और लगातार पिछले 3-4 साल से वो लगातार दिल्ली एनसीआर में जो है ये कार्य कर रहे हैं। इनके ग्रुप का मेन मकसद था कि जो आज के जमाने में बदलते हुए समाज को और बदलते हुए संगीत को देखते हुए अपनी पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बचाने की जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है, निरंतर जो है वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने युवा उत्तराखंडी कलाकारों को जो है इससे जोड़ रहे हैं और उनको अपने उत्तराखंड के ढोल दमा मसकबीन से जो है जागरूक कर रहे हैं। साथ ही आज दिल्ली एनसीआर में इनकी पहचान बन चुकी है और लगातार जिस तरह से लोगों का प्यार और सम्मान इनको मिल रहा है, इनका ग्रुप निरंतर आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की धरोहरों और उत्तराखंड के खासतौर से वाद्य यंत्रों को जिस तरह से ये संजोए हैं, हर कोई इस पहल का स्वागत कर रहा है। और आज हमारे बीच हम जो है बिंदापुर में पहुंचे हुए इनके ग्रुप से जो है हम आपको रूबरू कराएंगे। इनके ग्रुप ने किस तरह से जो है शुरुआत करी, किस तरह से इनके ग्रुप ने जो है अपनी इस पहल को आगे बढ़ाया, युवाओं को इसके साथ जोड़ रहे हैं और क्या लगता है इनको कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की धरोहर को बचाने में सरकारों का कितना इनके साथ योगदान, इन सभी पे बातचीत करेंगे अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए आज हम मिलते हैं मां धारी देवी फोक आर्ट्स ग्रुप के सभी कलाकारों से। फोक आर्ट्स ग्रुप के सभी सदस्यों से हमारे बीच में यहाँ पे जो है सभी सदस्य जो है ग्रुप के मौजूद हैं। एक एक करके हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से वो इस ग्रुप से जुड़े, कहाँ से वो हैं, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनका बचपन कहाँ बीता और अभी फिलहाल वो कहाँ रह रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है? प्रदीप बड़ोला। कहाँ से हैं आप? आपकी शिक्षा दीक्षा के लिए फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? मैं जो हूँ दिल्ली में रह रहा हूँ, बिंदापुर क्षेत्र, भगवती विहार। हमारा गांव जो है पोड़ी गढ़वाल, गुंगी पट्टी, गांव का नाम हल्दुखार। कब से जुड़े हैं आप इनके साथ? 2018 से। आप भी जो है ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ बचपन बीता आपका, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, थोड़ा इसके बारे में? नमस्कार जी, मेरा नाम कनिक्स पुलारा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिंदापुर में। और मेरा गांव अल्मोड़ा में है, बागन गाँव है मेरा। और मैं 2018 से जुड़ा हूँ इस ग्रुप में। आप भी जो है युवा हैं, यंग हैं, आप भी जुड़े हैं, किस तरह से जुड़े हैं? मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, भगवती विहार में, और हमारा गांव अल्मोड़ा जिला कक्कड़गीत में है। साथ ही जो है हरीश शर्मा जो एक नाम है आज की डेट में उत्तराखंड दिल्ली एनसीआर में काफ़ी परिचित है और ढोल दमों के वाद्य यंत्रों में जो है काफ़ी नाम कमा चुके हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, फिलहाल आप कहाँ रहते हैं और क्या कर रहे हैं? हमारा जो बचपन, हमारा जो जन्म उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में दुराड़ विधानसभा में, हमारा कक्कड़खेत हमारे गांव का नाम है, वहाँ हमारा जन्म हुआ। और उत्तम छानी में हमने 7वीं तक वहाँ स्टडी की। उसके बाद हम दिल्ली द्वारका में हमारा यहाँ पे जैसे कि सभी लोग आते हैं दिल्ली शहरों की तरफ, तो हम आए। फिर हम दिल्ली द्वारका में हमने अपनी एक टीम मां धारी देवी फोक आर्ट हमने यहाँ पे बनाया, ताकि हमारे जो उत्तराखंड की जो ढोल सागर की जो ढोल की थाप है, मसकबीन की धुन है, हुड़के की थाप है, वो सभी को सुनाने को यहाँ पे मौका मिला जाए, तो हमने ये पूरा ग्रुप बनाया। साथ ही जो है हमारे साथ रमेश उप्रेती जी भी हैं, जिन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी और 2018 में मिलकर जो है इस ग्रुप की स्थापना की थी। अपने बारे में बताइए कुछ। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश उप्रेती, मैं ग्राम नागार्जुन द्वारहाट से हूँ और सन 2003 में मैं दिल्ली आ गया था, जब मेरी उम्र 12 साल की थी। और 2016 में मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इस ग्रुप से जुड़ा। 16 में मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पहाड़ के जो लोकगीत हैं इनकी तरफ अपना रुझान किया था। और फिर 2 वर्ष बाद ही मेरे को हरीश, जो कि मेरी बुआ का लड़का भी है, हम दोनों ने ही मिलकर मां धारी देवी फोक आर्ट्स की शुरुआत की।
सारे जो है युवा कलाकार हैं, युवा आर्टिस्ट हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपने कंधों पे जो है ये जिम्मेवारी ली है उत्तराखंडी ढोल दमों को बचाने की, संजोने की, एक काबिल तारीफ़। और दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड के लोग भी जो है इन युवाओं की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आज हम जो है आपको इनके जीवन सफ़र से रूबरू कराएंगे, इनके संघर्षों से रूबरू कराएंगे, साथ ही जानेंगे किस तरह से इन्होंने स्थापना की और आखिर क्या कारण रहा कि इनको ये स्थापना करनी पड़ी अपने ग्रुप की, और इसके द्वारा ढोल दमों के माध्यम से जो है युवाओं को ये अपने साथ जोड़ रहे हैं। फोक आर्ट्स की स्थापना की। हमारे बीच में जो है रमेश सुप्रेती जी हैं और हरीश शर्मा जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 2018 में आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की, क्यों की, और आखिर क्या मकसद था इसके पीछे? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, इनको दोबारा पुनर्जीवित करना चाहिए। और जो आज की हमारी मॉडर्न संस्कृति अपना रहे हैं, जो बच्चे अपनी पहाड़ी भाषा कुमाऊनी गढ़वाली भूलते जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि क्यों ना हम शुरुआत करें जिससे हमारी पहाड़ की संस्कृति हमेशा आगे चले। और जो कि मॉडर्न संगीत या गिटार या फिर कीबोर्ड इस तरफ जो बच्चे जा रहे हैं और वो अपने पहाड़ी वाद्य यंत्रों को भूल जाते हैं, जैसे ढोल दमाऊ मसक बीन, इन धुनों को भूल जाते हैं और भाषा तो साथ में भूलते ही हैं। तो साथ ही उस टाइम पे मेरे को हरीश का साथ मिला और इसकी जो इंटरेस्ट था, जो इसकी रुचि थी इन वाद्य यंत्रों के प्रति, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अब चलो मेरे साथ में कोई आगे साथ चलने वाला है। उस समय हमने चर्चा करके और एक नाम हमें चुनाव करना था नाम का, तो हमने तब माँ धारी देवी फोक आर्ट्स की शुरुआत की। हरीश, आप किस तरह से प्रीति से जुड़े और किस तरह से संगम हुआ दोनों का, और फिर ये आगे कार्य चला? जैसे कि हम अपने स्टडी जब हम समापन हमने जब 7th क्लास से, जैसे कि मैंने बताया, हमने अल्मोड़ा में हमने स्टडी की। उसके बाद हम दिल्ली आए, तो दिल्ली में फिर हमने जो 12वीं की पढ़ाई है वो दिल्ली में अभी हमने समापन किया। तो अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो उसे भाई जी रमेश सुप्रेती जी अपने कुमाऊनी लोकगीत और अपने गढ़वाली लोकगीत जो हैं उनको गाते थे और मतलब इंटरेस्ट रखते थे, ताकि जो पुरानी धुनें हैं जैसे न्यूली छबीली, तो हमने सोचा कि हम वाद्य यंत्र के साथ गाने का भी हम स्टार्ट करें। और जैसे कि हम वाद्य यंत्र पे तो हम कभी सन 2018 से हमने काम करना शुरू किया। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे कोई ना टीम है प्रॉपर, ना कोई संस्था है जो कि वाद्य यंत्र के ऊपर काम कर रही है। तो हमने सोचा कि जो अपनी उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, लोक वाद्य यंत्र है, बचपन से ही हमें रिदम में बहुत हमारा इंटरेस्ट था। जैसे कि गांव में हम हुड़का बजाया करते थे, जागर के बाद उन धुनों को, जागर की जो हुड़के की ताल होती थी उनको हम वैसे प्रैक्टिस किया करते थे गांव में। तो दिल्ली आके हमने देखा कि ये चीज़ नहीं हो पा रही यहाँ पे, तो हमने सोचा कि प्रॉपर हमने ये सर्विस लोगों को देनी है। तो हमने चीज़ें हमने एक साथ जोड़ी और हमने युवाओं को जोड़ा। हमने सीखा कि मतलब कैसे कैसे मसक बीन का जो धुन है और मसक बीन हमने खरीदा। फिर प्रॉपर हमने आर्मी से हमने ट्रेनिंग ली। आर्मी और BSF के जो हमारे उत्तराखंड के काफ़ी जवान होते हैं, उनमें जो बैंड होता है, आर्मी बैंड होता है, BSF बैंड होता है, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हम मसक बीन को हम सीखना चाहते हैं यहाँ से। तो हमने प्रॉपर उनसे मसक बीन सीख के हम आर्मी का भी सीखा। पर हमारा जो मेन फोकस था, हमारी जो उत्तराखंड की जो धुनें होती हैं, न्योली होती हैं, छबेली होती है, लहरें होती हैं, तो वो हमने उनका ज्ञान लिया और लोगों के बीच में हमने रखा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया।
2018 में आपने इसकी शुरुआत की, ढोल दमे वाद्य यंत्रों को जो है उत्तराखंड के संजोगने की आपने की, उनको जीवित रखने की आपने कोशिश करी। शुरुआत में किस तरह से लोग आपके साथ जुड़े, आपके साथ किस तरह से लोग आगे बढ़े? तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों थे, और पॉजिटिव्स ज़्यादा थे, और उसी से हमारी एक शुरुआत जो कि आज तक चल रही है। ज़्यादातर जो है युवा जितने भी आते हैं इस फील्ड के अंदर, चाहे वो वेस्टर्न सीखते हैं, ज़्यादातर गिटार हो गया, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की ओर ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है पहल करी 2018 में कि उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की तरफ आए, ढोल दमा मसक बीन और हुड़के की तरफ आए। तो परिवार का किस तरह का आपको सहयोग मिला? क्या परिवार ने क्या कहा आपको, आपके दोस्तों ने क्या कहा आपको, और आपके आस पड़ोस के जो परिचित लोग थे उन्होंने जब देखा कि आप युवा जो है ढोल दमे को जो है परंपरा को आगे बढ़ा रहे, तो क्या कहना था उनका? स्टार्टिंग में हमारे घर वालों को पता ही था कि हम रिदम में हमारा इंटरेस्ट है। जैसे कि हमारा जैसे गांव वालों को पता था कि हम बजाते हैं हुड़का, हम जैसे कि वहाँ पे बजाने की कोशिश करते हैं, मसक बीन बांसुरी बजाने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली आई तो दिल्ली में काफ़ी ये चीज़ें काफ़ी नई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपनाया जाता है और फोक की तरफ लोगों का काफ़ी कम वो होता है। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आई, जैसे कि आपने इंस्ट्रूमेंट वो किए, तो उस टाइम किसी का साथ बहुत मिलना मुश्किल था। तो उस टाइम हमने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, हमने ढोल दमाऊ परचेज़ किए और हमने धीरे धीरे करके हमने चीज़ें सीखी, ताकि जो उत्तराखंड की जो परिवार का कितना सहयोग मिला? परिवार का पूरा सहयोग मिला, ताकि हम क्योंकि परिवार को पता था कि अगर हम इंटरेस्ट है मेरे को और मैं रिदम में करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये तुम चीज़ें करो। और मार्केट में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया कि आपका जो बेटा है वो मसक बीन बजा रहा है। तो तभी हमें वो हुआ कि मार्केट में उत्तराखंड में जो काफ़ी संगीत सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया दिल्ली एनसीआर में। फिर शुरुआत कैसे हुई आपकी, किस तरह से आपको कार्यक्रम मिलने बैठे, किस तरह से लोगों के बीच आप गए और आपने कहा कि भाई हम ढोल दमा बजा रहे हैं और हमारे ग्रुप को जो है आप अपने परफॉर्मेंस में बुलाइए, अपने हल्दी हाथ में बुलाइए, शादी ब्याह में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, किस तरह से पहल की आप लोगों ने? हमने जो पहल की, हम सबसे पहले हमारा द्वारका में जो एक मंदिर है, तो यहाँ पे हमने एक माँ धारी देवी का मंदिर है, तो यहाँ पे जैसे कि नवमी में 9 दिन यहाँ भंडार लगते थे, तो हम यहाँ पे आए, ढोल दमा वाद्य यंत्र यहाँ पे पहले से रखे हुए थे। हमारा इंटरेस्ट था, क्योंकि जो जिसमें इंटरेस्ट होता है, हम वाद्य यंत्र देख के काफ़ी खुश हो गए कि यहाँ पे रखे हुए हैं ढोल दमा वाद्य यंत्र। तो हमने उन चीज़ों को सीखा, उन चीज़ों को प्रॉपर देखा वीडियोज़ में और प्रॉपर सीखा। फिर हमने यहाँ पे 9 दिन की वो होती है नवरात्रि, तो हमने यहाँ पे भंडार लगाई, जैसे कि यहाँ पे देवी जो उत्पन्न होती, तो हम जाकर हमने सीखे, वो लगाए। तो ऐसे करके हमको प्रोग्राम मिल गए और गढ़वाल भवन में हमें इनवाइट किया गया, जो कि उत्तरायणी होती है द्वारका सेक्टर 14 में। तो वहाँ पे नरेंद्र सिंह जी हैं, नेगी जी हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया, जो कि वो वहाँ पे अध्यक्ष हैं उत्तरायणी के। तो उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, तो एक बार हमारे वहाँ पे उत्तरायणी का जो वेलकम है वो आपके ढोल दमाओं से हो। तो हमने ऐसी स्टार्टिंग की, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स आया। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी, जैसे कि अपोलो, तो काफ़ी सारे म्यूजिशियन लोग भी आए थे, जो देख रहे थे कि उनका मेन फोकस था कि बजा तो रहे हैं पर ये कम एज के हैं, तो ये उनका मेन फोकस था। तो वहाँ से हमने शुरुआत। मैं जिस तरह से आप युवाओं की टीम जब जाती थी किसी भी कार्यक्रम में देख के, और आप लोगों को जो है जैसे ही देखते थे कि भाई युवा, सारे बच्चे युवा हैं, और आपसे क्वेश्चन हर कोई करता होगा कि आखिर आप लोगों ने ढोल दमे को ही क्यों चुना, तो आपका क्या जवाब है? पहले उनका क्वेश्चन आता था, जैसे हम जाते थे प्रोग्राम में इंस्ट्रूमेंट लेके, तो वो सोचते थे अच्छा आप ये इंस्ट्रूमेंट लाए, आप ये बजा लोगे कि हमारी मतलब बॉडी देख के, हमारी एज देख के। तो फिर हम जब स्टार्ट करते थे तो उनको भी अच्छा लगता था कि हाँ ये मतलब कम एज में, तो वो पूछते थे आपने कहाँ से सीखा, क्या सीखा। सबका क्वेश्चन यही रहता था कि आप युवा हो और इस लाइन में आप कैसे। तो हम एग्जाम्पल देते थे, जैसे कि हमारे गुरुजन हम मान सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रीतम भटनागर जी ने, जिनकी
ढोल दमाओं को एक इज्जत दिलाई, एक रिस्पेक्ट दिलाई, जो कि पूरा विश्व लेवल पर वो ढोल दमाओं को लेके जा रहे हैं। तो हम उनका नाम लेते थे और उनका नाम लेते थे कि हम इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, इनकी वीडियोस देख के हम सीख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता था लोगों का, तो वो हमारी फिर परफॉर्मेंस देखते थे और भी अच्छा वो आता था। ढोल दमा बजता है, हर कोई जो है ताल की डिमांड करता है। हर कोई कहता है कि भाई जागर की ताल लगाओ, आप जो है नवरात्रों की ताल बजती है उसकी बजाओ, या भैरव ताल लगाओ। कई सारी तालें हैं उत्तराखंड के अंदर, ढोल सागर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जब आप ये बजाते हैं तो लोगों की डिमांड आती है? बिल्कुल, लोगों की डिमांड आती है कि स्टार्टिंग में जो हमारे गढ़वालगढ़ में बसता है देवी को प्रसन्न करने के लिए धुम्याल ताल होगी और अपने शब्द हो गए और बढ़ई ताल होगी। बढ़ई का अर्थ है बधाई देना। हम ढोल दमाओं के ताल के बढ़ई ताल बजा कर लोगों को बधाई हम दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसी तालें हैं, जैसे कि देवी की खड़ी चाल होगी जिसमें देवी प्रचंड रूप लेती है और वो जब बसता है तो देवी मतलब उत्पन्न होती है। और वार्ता, जैसे कि वार्ता हम कह सकते हैं ढोल दमाओं में हम जब धुम्याल के से वार्ता बोलते हैं, चाहे देवी की हो चाहे नरसिंह की हो, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो शिव और शक्ति का बाजा है। तो हमने ये चीज़ें लोगों की डिमांड नहीं, फिर हमने धुम्याल ताल का ज्ञान लिया, प्रॉपर अभी भी ले रहे हैं। हमारा मकसद है कि जितने भी हमारे ताले हैं और हम सीखें, ताकि और भी युवा प्रेरित हो कि हाँ ये चीज़ें ये ताले सीख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है दिल्ली एनसीआर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कौथिक होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उनमें हमने देखा कि ज़्यादातर जो है फिल्मी सॉन्ग्स उत्तराखंड के जो नरेंद्र सिंह जी के गाने हैं या उनकी धुनों को जो है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और ज़्यादातर जो कलाकार हैं इसके वो ज़्यादातर इन धुनों को ज़्यादा बजाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि उत्तराखंड का जो गाना है गढ़ कुमाऊं का, गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, तो हुड़के की थाप और मसक बिन की धुन और ढोल की थाप से वो गाना अधूरा है। क्योंकि हमारे जो फोक इंस्ट्रूमेंट है ये मेन यही है। ढोलक तबला से तो बेस आ जाएगा, जो एक ढोल का है, हुड़के की जो थाप है, उससे एक मधुर संगीत प्रकट होता है। चाहे वो नरेंद्र पांथरी जी का हो, इजराइल जी का हो, चाहे प्रकाश आर्य जी का हो, चाहे जगदीश सागरी का हो, जोशी जी का हो, कई सारे ऐसे ग्रुप हैं। जब आपने शुरुआत करी तो कितना आपको मुश्किलात आई या इसलिए आपको कार्यक्रम मिल गई, और जब इनसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ या इनसे आपकी मुलाकातें हुई, किस तरह का माहौल था? बिल्कुल, जैसे कि आप सही कह रही थी, जैसे जोशी जी हैं, पांसी जी हैं, जो कि मतलब बहुत समय 20-25 सालों से उत्तराखंड में ये चीज़ें पहले से ही वो उत्तराखंड से लाई। और हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने काफ़ी हमें सहयोग भी दिया और हमें गाइड भी किया कि ये वाद्य यंत्र के बारे में। तो हमें अभी फिर हम उनके साथ सीखते गए और फिर हम मिलजुल के काम करना, हमारा मकसद था कि उनके साथ मिलजुल के काम करना, और जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है उन्हें हमें दूर करना। उन्हें जो सम्मान नहीं मिल पा रहा इतने सालों से, वो सम्मान हम दिलाने के लिए हम प्रॉपर काम किया। हमने इंस्ट्रूमेंट में हमने चेंजेस किए, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी में चेंजेस किए, काम करने के तरीके पे चेंजेस किए और अपने बजाने के तरीके पे चेंजेस किए। तो आप जैसे कि आप भी कई संस्थाओं या कई आप ग्रुपों से मिले, जैसे कि पांथरी जी हैं, अपने आगरी भाई जी हैं, जो कि काफ़ी छोलिया पे भी काम कर रहे हैं। तो हम सब मकसद है कि मिलजुल के काम करना, और जो एक सम्मान है ढोल दमा अपने उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, अपने जो लोक वाद्य यंत्रों का जो अपना संगीत है, वो एक अच्छे पूरे भारत लेवल पे हम सब लोग मिलकर, अभी हमने आपको पता है कि यूनियन भी बनाया है, जैसे कि आप जानते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम एक साथ मिलके काम करें और आगे बढ़ें। क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं ज़्यादातर जो है वो उनका जो है
परिवार से चला आ रहा है ये सिस्टम, वो लगातार जो है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी ही वही है, वो लगातार जो है परंपरा गांव से उनकी चली आ रही है और उसी परंपरा को वो निभाते आ रहे हैं। पहले दादा करते थे, फिर बेटा करता था, बाप, ये परंपरा उनकी चली आ रही है। उनके बीच में आप जैसे युवाओं का आना और बिल्कुल नए अंदाज में, उस पर कहते हैं जैसे कि वो आप जैसे कह रहे हैं कि इतने सालों से वो कर रहे हैं और उनका काम भी है, तो हमारा उनके बीच आना एक हमारे लिए ही वो है कि ताकि हम युवा आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी जो और भी युवा जो पीढ़ी है वो उनको पता लगे कि हाँ ये युवा काम कर रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड की जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनकी जो वैल्यू है वो बच रही है, तो सभी को इसकी सर्विस भी मिल रही है। तो काफ़ी हमें अच्छा मतलब पॉजिटिव हमें सोचने को सुनने को मिलता है लोगों से, तो हमारा और भी जो जोश है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्या लगता है उनके अंदर जो कला है, इतना हुनर उनके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उसको कोई परखने वाला नजर नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि कई कलाकार हमने देखे हैं छोलिया के, ढोल दमागाले वाले के, आज जो है गुमनामी में चले गए। काम करने का तरीका था उसमें कमी थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सरकार की भी हो रही कि उन्होंने फोकस नहीं किया इस तरीके से। और अब जो सरकार जो अब देख रही है कि युवा भी इस लाइन में आ रहे हैं, तो सरकार भी सोच रही है कि अगर हम युवाओं को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, इनका इंश्योरेंस या इनको कोई या जॉब या वैसे इस लोक वाद्य यंत्रों को जैसे कि राज्य का वाद्य यंत्र भी बना दिया गया है अभी, तो उस टाइम उन्हें वो सम्मान मिल पाया, पर वैसा सम्मान नहीं मिल पाया कि जिससे कि वो कंटिन्यू इस काम को, फिर कई लोगों ने इस काम को वो कर दिया। तो हमारा मकसद यही है कि हमें भी इस काम को प्रॉपर आगे कंटिन्यू करें। सभी कलाकारों को वही मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति को सभी आगे बढ़ा रहे हैं, सभी उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ढोल दमा वाद्य यंत्र तो उसमें एक अहम योगदान देता है। जी एक ये सारी यंत्र जितने भी हैं, ढोल दमाऊ, मसकबीन, डोर, जितने भी यंत्र हैं ये सभी विलुप्ति की कगार पर हैं। अब कुछ समय बाद ऐसा मतलब एक दौर आएगा कि जब ढूंढने के बाद भी हमें ढोल दमा बजाने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम इनको एक कहीं ना कहीं हीन भावना से आज लोग देखते हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं 3 साल से इनको देख रहा हूँ, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की मिलती है। तो अगर इस तरीके भावना से उन चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे यंत्र हमारे विलुप्त हो जाएंगे। आपने भी कई सारे कलाकार देखे हैं छोलिया के, बहुत ही सुंदर करते हैं, बहुत ही अच्छा बजाते हैं, हर कला में माहिर हैं। क्या सीखने को मिलता है उनसे? इसलिए सीखने को मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि मतलब वो काफ़ी टाइम से पुराने हैं, तो उन्हें देख के कुछ नया सीखने को मिलता है, उन्हें नई नई दुनिया सीखने को मिलती है। जैसे उन्हें काफ़ी हमसे ज़्यादा अच्छा आता है, तो उनसे दुनिया वगैरह सीखने को मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके ग्रुप ने दिल्ली एनसीआर में एक नई चेतना को जन्म दिया, अपने नए स्टाइल में आप लोगों ने जो है ढोल दमे परंपरा को आगे बढ़ाया, और उस परंपरा के द्वारा आज के जमाने के हिसाब से आप लोग चले, आप लोगों ने जो है आज के सिस्टम से जो है अपने को ढाला, और उसी तरीके से जो है आप कार्यक्रम देने लगे, और दिल्ली एनसीआर की ज़्यादातर संस्थाएं आज की डेट में आप लोगों को बुला रही हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे जो रीति रिवाज हैं उत्तराखंड के, वो हमने सोचा कि हमारे ये रीति रिवाज जीवित रहने चाहिए। जैसे कि हम देवी का जो बाजा बजाते हैं तो देवी प्रसन्न होती है, तो मतलब जो पूरी रीति रिवाज जो हमारे उत्तराखंड में होते थे, तो प्रवास जो हमारा मतलब दिल्ली में जो पलायन हो गया, तो लोगों को हमने सोचा कि सेवा वो मिलती रहे और हम आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। जैसे कि पवनदीप राजन जी ने हमारे उत्तराखंड के जो कल्चर है उनको प्रमोट किया मुंबई में, हमारे उत्तराखंड का जो चारों धाम पे उन्होंने गीत बनाया। तो इसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि अपने जो ये वाद्य यंत्र हैं इसको पूरे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं। आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करने बैठे, जो आपको एक अच्छी मुकाम पे लाने के लिए संस्थाएं लगातार बुला रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आप कर रही हैं।
आज आपकी एक पहचान बन चुकी है। पहचान बनने के बाद आप पुराने कलाकारों से भी मिलते हैं, पुराने कलाकारों को देखते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा नहीं लगता कि पुराने जो कलाकार थे ढोल दमे गाजे बाजे वाले, वो अब धीरे धीरे इस परंपरा को छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका परिवार जो है इसमें चल नहीं पाता, उतना मेहनताना उनको नहीं मिल पाता जितना उस पर हकदार होते हैं। लेकिन आप युवा जो है इस क्षेत्र में आए, इस पर क्या कहेंगे? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि किस तरीके से हमारे पुराने कलाकार जो कि इस विधा को छोड़ते जा रहे हैं। उसका एक मेन कारण जो मुझे लगता है वो है कि वो सभी अंडरपेड है, उनको उनकी मेहनत के लिए उतना मेहनताना नहीं दिया जाता जिससे उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर हो सके। एक समय तक जब हम युवा होते हैं उस समय तक हम अपने जोश में या अपने शौक़ के लिए या अपने कल्चर से प्रेम होने के लिए हम लोग उन सभी वाद्य यंत्रों या उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब हम पे जिम्मेदारी आती है और हम जिम्मेदार सदस्य होने के नाते अपने परिवार के लिए इनिशिएटिव लेते हैं और उस वक्त हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या ढोल दमों या फिर अगर मैं गाने गा रहा हूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इससे मेरा गुजर बसर नहीं हो सकता है। जो मेरे को मेहनताना मिल रहा है वो कम है और मेरे को अब जॉब के लिए जाना चाहिए या किसी और चीज़ों के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि कई सारे ग्रुप हैं और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन होने के कारण क्या है कि हर किसी को काम नहीं मिल पाता और ये भी सीजनेबल काम होता है। ऐसा नहीं कि हर दिन आपका काम चल रहा हो, सीजनेबल काम है, शादी ब्याह का सीजनेबल है, आपके कार्यक्रमों का सीजनेबल कार्यक्रम है, पूजा पाठ का सीजनेबल कार्यक्रम है। ऐसे में वो कलाकार किस तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि शादियों का जो दौर शुरू होता है अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक रहता है, उसके बाद जो गर्मियों का सीज़न होता है उस टाइम पे कोई भी काम नहीं होता कलाकारों के साथ, तो वो बिल्कुल ही खाली रहते हैं और उनका जो एक जीवन यापन करने के लिए जो एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको चाहिए, मतलब पैसे के रूप में जो एक सहायता चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं और वो दौर उनका ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल दौर होता है और वो उसको बिताने में काफ़ी दर्द महसूस करते हैं। इसी वजह से है कि लोग अपनाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो भी एक अच्छी 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी करें और एक अच्छा स्टैंडर्ड जीवन जिएं। लेकिन आप जिस तरह से युवा अब इस लाइन में जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो है ढोल दमा और इस विधा को भी आगे जीवित रखे हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ जो है इसको आप जो है मैनेज करते हैं, तालमेल कैसा रहता है आप लोगों में? बिल्कुल, हम पढ़ाई के साथ साथ जो है अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर रखते हैं और हमारा जो मकसद है, हमारा मानना है कि हम संगीत में ही पूरी हम डिग्री लेके और ज्ञान लेके इसी इंडस्ट्री में हम फुल टाइम और फ्यूचर भी मतलब इसी हम म्यूज़िक में ही हम बनाना चाहते हैं, जो अपना फोक हमारा म्यूज़िक है। जैसे कि अमेरिका में आप देख रहे हैं कि लोग इस पर PhD कर रहे हैं ढोल दमाओं पे, तो अब वो लोग अगर कर सकते हैं तो हमारे उत्तराखंड के लोग इस पर क्यों ना और अच्छे से कर सकते हैं। पैशन और जज्बा बड़ा जबरदस्त है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप दोनों चीज़ें? जो पढ़ाई के चीज़ साथ मैनेज करनी पड़ती है, स्कूल भी और फिर प्रोग्राम भी, या हमारे जो आगे कल्चर बढ़ता रहे, लोग चुनाव। पढ़ाई में भी आप अव्वल हैं, पढ़ाई में भी सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो परिवार क्या कहता है कि आप इस विधा को आगे बढ़ाते रहो पढ़ाई के साथ साथ? कोई उनका सपोर्ट? हमें पता है कि इसको बचपन से रुचि है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार युवाओं में जो है बड़ा जोश है, जुनून है और वो लगातार इस विधा को जो है आगे बढ़ाने के लिए हर कीमत पे जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि प्रथम वर्तमान जी ने जो बचपन से ही अपने ढोल थाली ढोल दमाओं की विद्या ली और काफ़ी समाज में ढोल दमाओं को एक इज्जत दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय
लेवल पर उन्होंने एक इज्जत दिलाई, तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, एक साहस मिलता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रेरणा दिलाई और एक रिस्पेक्ट दिलाई ढोल दमाओं को, तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। पुरानी चीज़ें अगर ये ख़त्म हो जाती तो हमारे लिए बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमारी युवा पीढ़ी को ज़रूरत है कि वो अपनी जड़ों को ना छोड़ें, अपनी जो रूट्स हैं उनको ना छोड़ें। चाहे हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई कहीं पर भी रहें, लेकिन हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। आपको लगता है कि यूनियन बनाने की और एकता, जिस तरह से सभी कलाकार वहाँ पे एकजुट हुए, किस तरह का माहौल रहा? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले सभी को पता लगा कि एक यूनियन बना है, तो वो यूनियन जैसे कि आप जानते हैं कि कई टाइम से ढोल दमाओं की टीमें दिल्ली में कार्यरत है और सांस्कृतिक कार्यक्रम कई टीमें कर रही हैं। जो सोचा कि कई सालों से इनको सम्मान नहीं मिल रहा और एकजुट नहीं हो पा रहे और सरकार तक इनकी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो हम लोगों ने एक यूनियन बनाने की सोची, ताकि यूनियन के तहत सब एक साथ एकजुट हो जाए और एकता वो हो, ताकि सरकार तक अगर हम बात पहुंचाने चाहें तो सब एक साथ हम जा सकते हैं सरकार के पास। ताकि इसके लिए इसका क्या उद्देश्य है? क्या कलाकारों के हित में ये काम करेगी, क्या कलाकारों के लिए काम करेगी, कलाकारों के सुख दुख में जो है ये साथ देगी, और खासतौर से उत्तराखंड सरकार से ये क्या मांग करेगी? कुछ बिल्कुल, इसमें जो हमारी मेन मांगे हैं, जो हमारा जो मकसद है वो है कि जो अभी संस्कृति लोकवाद्य यंत्र पे जो ये काम कर रहे हैं, कलाकारों को इंश्योरेंस हो गया और कलाकारों की जो आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मतलब एक म्यूजिशियन का दर्जा प्रॉपर जो एक संगीतकार का होता है, जैसे कि देहरादून संस्कृति मंत्रालय का रजिस्टर कराने के लिए, वो हम सब अभी यूनियन हम रजिस्ट्रेशन हम करा चुके हैं। उसके बाद अभी हम सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे, ताकि हम एकता में सब लोग मिलकर। अब जाते जाते हम चाहते हैं कि आगे किन की क्या योजना है, क्या किस तरह से ये इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और क्या सपने हैं इन लोगों के? क्या लगता है कि इनके सपने पूरे होंगे? ये उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे? कितना उत्तराखंड समाज का इनको साथ मिल रहा है, कितना उत्तराखंड संस्कृति का इनको साथ मिल रहा है, और क्या लगता है कि उत्तराखंड सरकार इनकी आवाज को सुनेगा, इन जैसे युवा कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा? तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, हरीश भाई, क्या लगता है आपको, अब मंजिल कितनी आगे है आपकी, अभी क्या है और आगे के क्या आपका? बिल्कुल, जैसे कि हम सांस्कृतिक प्रोग्राम और वैसे मांगलिक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जैसे कि पूरी टीम हमने बनाई, और जो जैसे कि हमारा मकसद है कि जो कई धुनें हैं, कई चीज़ें हमें हैं सीखनी बाकी है, और जैसे कि हमारा मकसद है कि सीखना ही नहीं है, आगे जो युवा पीढ़ी है उनको सिखाना भी है, जो 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 इंटरेस्टेड है। कई लोग हमें कॉल आए दिल्ली में कि हम ये जो युवा लोग हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं, क्या है, तो हम लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पे आइए उत्तम नगर में, हम आपको निस्वार्थ रूप से सिखाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो ये संस्कृति है, लोकवाद्यों की धुनें हैं, वो पहुँच पाएँ और नॉलेज में हो पाए। और हमारा मकसद है कि हम इस तरह अपने ग्रुप को और अपने लोकवाद की धुनों को, अपने कल्चर को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं, ताकि एक यंग टीम बने और पूरा एजुकेटेड टीम बने, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्कृति का नाम हो। धन्यवाद दीप जी। और आप जिस तरीके से इस तरीके से नन्हे कलाकारों को, युवा कलाकारों को अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और उनको एक सहयोग दे रहे हैं, एक मोरल उनका हाई कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। और मैं जैसे कि आपके यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा कि पुराने हमारे लोक गायकों के और कलाकारों के इंटरव्यू आपने दिए हैं, काफ़ी प्रेरणा वो युवा कलाकारों को देते हैं। और लगातार आपने देखा कि हमने उनके पूरे जीवन सफर को जो है आप तक प्रस्तुत किया। युवाओं की पूरी टीम है, जोश और जज्बा इनके अंदर पूरा है, परिवार का इनको पूरा साथ है और माँ भगवती का इनके पूरा आशीर्वाद है। जिस तरह से ये उत्तराखंड देवभूमि की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जो है ये सेवा कर रहे हैं और लगातार अपनी प्रतिभा और हुनर से जो है आज जो है दिल्ली NCR में लोगों के दिलों में बस चुके हैं। यह ग्रुप सारा युवाओं का ग्रुप है, कई बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही ये जो है अपनी इस परंपरा को जो है और भी बच्चों को सिखा रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कलाकार अपने उत्तराखंड की संस्कृति को जिस तरह से बचा रहे हैं, एक अपने आप में एक अलग ही एहसास दिलाता है और भी युवा इनके साथ जुड़े। जो समाज के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े सामाजिक सेवक हैं, बड़े बड़े संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि इन
कलाकारों को वो मंच देंगे, आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करेंगे और इनकी हर समय मदद करेंगे, क्योंकि इस तरह के युवा अपनी पहल जो इन्होंने शुरू की है एक काबिले तारीफ है। हम भी इसकी तारीफ करते हैं और अब उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और उत्तराखंड सरकार इन जैसे कलाकारों को जरूर आगे बढ़ाने में मदद दे। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर हम किसी उत्तराखंड की ऐसी हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे। हमें दीजिए हमारे कैमरामैन मनोज कोठारी के साथ इजाजत।